हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। आज आपको मैं इस वीडियो में बिहार के करंट अफेयर पढ़ाऊंगा पिछले एक साल के। ये है उसका भाग एक। तो हम 4 से 5 भागों में इस सीरीज़ को कवर करेंगे। इसमें मैं अक्टूबर 2023 से लेकर और लेटेस्ट दिसंबर 2024 यानी पिछले ऑलमोस्ट 15 महीनों के बिहार के करंट अफेयर काफ़ी डिटेल में कवर कर रहा हूँ। ये बिहार के जितने भी राज्य के एग्जाम है, जैसे बीपीएससी का एग्जाम अभी जो आने वाला है, या जो बिहार में दारोगा भर्ती है, बिहार में टीचर की रिक्रूटमेंट है, बीटीईटी, तो कोई भी बिहार का एग्जाम जिसमें बिहार के करंट अफेयर आते हैं उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। दूसरी बात, ये जो वीडियो है ये इंग्लिश में होगा, यानी स्क्रीन पे लिखी हुई लैंग्वेज इंग्लिश होगी, लेकिन मैं समझाऊंगा हिंदी में। इस तरह से मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों मीडियम के जो छात्र हैं उन दोनों को ही कैटर कर पाऊंगा, राइट। इस वीडियो को रिवाइज करने के लिए पीडीएफ भी दिया जाएगा, बिल्कुल फ्री होगा, वीडियो भी पीडीएफ भी। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नीचे आप कमेंट छोड़ देना, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। इनमें से कौन महिला हैं जिनको बिहार की कोकिला कहा जाता था? बहुत मधुर गाती थी ये। इनको अंग्रेजी में नाइटिंगल ऑफ बिहार, नाइटिंगल मतलब कोकिला। इनका निधन अभी अभी हो गया। तो इनका नाम था शारदा सिन्हा और 72 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। कैंसर से पीड़ित थी ये। इनके जो गीत हैं इन्होंने बहुत सारी भाषाओं में गाया, भोजपुरी, मैथिली, मगही, हिंदी सब में गाया। इन्हें पद्मश्री मिला था सन 1991 में और इन्हें पद्म भूषण मिला था 2018 में। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इन्हें पद्म भूषण किस साल में मिला था। और छठ पूजा पर इनके खास तौर पे जो गीत थे बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थे और बिहार, झारखंड, यूपी, खास तौर पे इन राज्यों में इनके जो गीत हैं बहुत ज़्यादा सुने जाते थे। इनका जीवन लगभग 45 साल के आसपास इन्होंने गाया और ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, आकाशवाणी, उन सब पर भी इन्हें गाया। इन्हें सन 2000 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था। अगले सवाल पे आते हैं। अभी अभी बिहार का कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर हिंदू जो श्राइन है अजगैब नाथ धाम उसके नाम पे रखा जाएगा? ये अनाउंस हुआ है। तो ये है सुल्तानगंज का रेलवे स्टेशन। इसका नाम अजगैब नाथ धाम, जो कि भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर है गंगा नदी के किनारे, जिसको मनोकामना मंदिर भी बोलते हैं, तो उसके नाम पे रखा जाएगा। ये घोषणा करी बिहार के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और बीजेपी लीडर सम्राट चौधरी ने कि इसका जो नाम है वो चेंज किया जाएगा, राइट। तो अब देखना होगा इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब आता है, लेकिन एक सीनियर लीडर ने जो है ये जरूर कहा है। इनफैक्ट ये भी बात चल रही है कि जो बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन है, जिसका नाम बख्तियार खिलजी के नाम पे रखा है, खिलजी वंश के बंगाल में संस्थापक थे जो, और जिन्होंने बंगाल पे राज करा 1203 से 1227 ईस्वी तक, ये उसका नाम भी चेंज किया जाना चाहिए। उस पर जब अपडेट होगा तो मैं आपको बता दूंगा। सुल्तानगंज जो है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बिहार के भागलपुर डिस्ट्रिक्ट। ये वही भागलपुर है जहाँ पे विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी भी आपको देखने को मिलेगी। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी एनआईसीडीसी ने बिहार इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी बिहार जो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण है उसके साथ मिलकर एक एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर यानी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने का निर्णय लिया है। कहाँ पे सेटअप किया जाएगा? क्लस्टर होता है जहाँ पे एक ही तरह के बहुत सारे उद्योग लगाए जाते हैं, उससे उनके बीच में जो भी उपकरण हैं उनकी शेयरिंग काफ़ी सुगम सरल हो पाती है और सरकार एक ही तरह की नीतियां बना के उनको आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकती है। तो मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर उसे कहा जाता है। तो इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर गया में सेटअप किया जाएगा। ये जो संगठन है एनआईसीडीसी, ये भारत में 11 इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बना रहा है। जैसे दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ऐसे ही एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर यानी औद्योगिक गलियारा बन रहा है जिसका नाम है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। तो ये जो गया में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का पार्ट होगा। अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। और ये अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो है ये स्टार्ट होगा पंजाब में अमृतसर से और ये खत्म होगा बंगाल में एक जगह है डंकुनी, DANKUNI, वहां पे ये खत्म होगा। तो ये है अमृतसर कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और इसकी लंबाई होगी टोटल 1839 किलोमीटर। 1839 किलोमीटर। और गया में जो ये इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बन रहा है, इसको बनाने में खर्चा कितना आएगा? ये 1670 एकड़ जमीन पे बनेगा और सरकार ऐसा कह रही है इसको बनाने में 1339 करोड़ का खर्चा आएगा। 1339 करोड़
1339 करोड़ का खर्चा इसमें आएगा। और इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी सरकार कह रही आएगी। ऐसा माना जा रहा है कि 16,500 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट होगा। 1 लाख से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो इसमें क्रिएट होंगे। तो आगे जाके हम देखेंगे कि किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने अभी अभी एम्स की जो नींव है वो रखी दरभंगा में। तो आपको ये बताना है कौन सी योजना के तहत ये एम्स बन रहा है बिहार में। देखिए, केंद्र सरकार की योजना है, इसको बोलते हैं प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना शुरू कब हुई थी? देखिए, वैसे तो ये योजना काफ़ी पुरानी है। ये योजना जो है 2003 में भारत में स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और इसको चलाता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, यानी कि हमारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। लेकिन 2021 में सरकार ने यह अनाउंस करा कि हम भारत देश में 22 नए एम्स बनाएंगे। 22 नए एम्स बनाएंगे। तो बिहार में 2, एक तो पटना में और एक दरभंगा में। तो दरभंगा वाले की जो नींव है वो अभी अभी रखी गई है। अब ये 22 ऐसा नहीं है कि सारे बन गए हैं, जैसे दरभंगा वाला भी बनना स्टार्ट ही हो रहा है, उसकी नींव रखी है। तो इस तरह से और हैं, कुछ शुरू हो गए हैं, कुछ अभी लैंड एक्विजिशन चल रहा है, कुछ ऐसे हैं जिनकी इमारत बन के तैयार हुई है लेकिन अभी शुरू नहीं हुए हैं। तो अलग अलग स्टेजेस पे हैं, लेकिन टोटल 22 सेटअप भारत में किए जा रहे हैं एम्स। और ये जो दरभंगा वाला है ये 750 बेड का अस्पताल होगा, 750 बेड का। तो काफ़ी बड़ा एक तरह से एम्स आप इसे बोल सकते हैं। इसको बनाने में 1264 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा और 187 एकड़ जमीन पे ये बनेगा। इसमें मेडिकल कॉलेज भी होगा जिसमें 125 सीटें होंगी, नर्सिंग कॉलेज होगा जिसमें 60 सीटें होंगी, यात्रियों के लिए एक रात्रि आवास होगा और डॉक्टर्स, नर्स, स्टाफ वगैरह जो है उनके रहने के लिए आवास यानी रेजिडेंशियल फैसिलिटीज़ भी होंगी। तो ये है एम्स दरभंगा की जो रूपरेखा पूरी। और टोटल कितने होंगे? 22। और कितने बनने हैं? टोटल 22। और योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। कौन सा मंत्रालय चलाता है? हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय। अभी अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला जो कि हर साल लगता है दिल्ली में प्रगति मैदान में, तो आपको बताना है इनमें से पार्टनर राज्य कौन सा था। तो बिहार और यूपी दोनों इस बार पार्टनर राज्य थे, राइट। बिहार तो आंसर है बिहार और यूपी दोनों पार्टनर राज्य। और अगर पूछे फोकस राज्य कौन सा था तो वो था झारखंड। ये इस बार 43वां अध्याय था भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला। ये प्रगति मैदान नई दिल्ली में हर साल लगता है। जनरली ये 15 नवंबर के आसपास शुरू होता है और ये 27 नवंबर तक हर साल चलता है। तो इसे कौन आयोजित करता है? इसे ITPO एक संगठन है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन यानी ITPO, जो कि हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अधीन, वाणिज्य मंत्रालय के अधीन काम करती है। इस बार इसका भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला का जो थीम था वो था विकसित भारत एट 2047। विकसित भारत एट द रेट 2047। इज दैट क्लियर? और ये जो ITPO है ये एक मिनी रतन कैटेगरी 1 कंपनी है। मिनी रतन कैटेगरी 1 कंपनी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी अभी भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती के सेलिब्रेशन है जिनको शुरू करा और जमुई बिहार से स्टार्ट किया। वहां पे कुछ प्रोजेक्ट भी हैं जिनका उद्घाटन किया। तो ये 150वीं जयंती है। तो आंसर है 150। भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर को मनाया जाता है और ये झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है, राइट। तो इस बार वो बिहार में जमुई गए थे, साउथ ईस्ट बिहार, जमुई। अगेन जमुई झारखंड से भी लगता है। तो वहाँ से उन्होंने 150वीं जो बर्थ एनिवर्सरी ईयर सेलिब्रेशन है भगवान बिरसा मुंडा, इनका जन्मदिन जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। और भगवान बिरसा मुंडा का एक और नाम था, इनको धरती आबा बोलते थे। धरती आबा मतलब पिता, धरती मतलब पृथ्वी। तो धरती आबा भी इन्हें प्यार से कहा जाता था। इस उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और एक स्मारक सिक्का भी जारी किया गया भगवान बिरसा मुंडा की याद में, राइट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी अनाउंस करा वहां पे कि 2 ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम भी बनेंगे, एक छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश और एक जबलपुर मध्य प्रदेश में। और भारत में 2 जनजातीय अनुसंधान संस्थान यानी ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट भी बनेंगे, एक श्रीनगर में और एक सिक्किम की राजधानी गंगटोक में। और एक ये भी पूछ सकते हैं कि भगवान जो बिरसा मुंडा है उनका जन्म स्थान क्या है, तो वो है उलीहतू। उलीहतू एक गांव है जहां पे उनका जन्म 15 नवंबर 1875 को हुआ था। तो 2025 में उनके 150 साल होंगे, लेकिन 1 साल की पूरी सेलिब्रेशन जो है वो अभी से ही शुरू कर दी गई है, राइट।
तो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उन्होंने कॉलोनियल ऑपरेशन जो था उसके खिलाफ आवाज़ उठाई और सबको एकत्रित किया, ट्राइबल्स को उन्होंने एकत्रित किया था। इज दैट क्लियर? बिहार जो है वहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया पैरा गेम होंगे। ये कब होंगे, कौन से साल में होंगे, ये घोषणा अभी की गई। तो याद रखिए बिहार में सन 2025 में खेलो इंडिया यूथ और खेलो इंडिया पैरा गेम्स होंगे। तो आंसर है 2025। बहुत ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा अगर आप ये गेम्स बिहार में देखना चाहते हैं। और पहले यूथ गेम होंगे, उसके बाद पैरा गेम होंगे, बीच में 10 से 15 दिन का गैप होगा। अगर मैं 2023 की बात करूं तो खेलो इंडिया यूथ गेम ये तमिलनाडु में हुए थे और 2023 में, तो अब ये जो है बिहार में होंगे। बिहार में अगर मैं बात करूं तो 38 खेलो इंडिया सेंटर हैं बिहार में। 38 खेलो इंडिया सेंटर हैं। बिहार में 3 स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ट्रेनिंग सेंटर भी हैं, साई ट्रेनिंग सेंटर, साई प्रशिक्षण केंद्र, और एक खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बिहार में है। खेलो इंडिया स्टेट उत्कृष्टता केंद्र यानी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। खेलो इंडिया यूथ गेम जो होते हैं ये 17 साल, 2 कैटेगरी होती हैं। एक तो स्कूल स्टूडेंट, उनकी उम्र 17 से कम होनी चाहिए, और कॉलेज स्टूडेंट, उनकी उम्र 21 साल से कम होनी चाहिए। पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम दिल्ली में 2018 में हुए थे। जो पिछले खेलो इंडिया यूथ गेम हुए थे उसमें महाराष्ट्र ने टॉप किया था पदक तालिका में। इस बार देखते हैं कौन सा राज्य है इनमें टॉप करता है। बिहार का जो कैबिनेट है उसने अपना अप्रूवल दिया है। 225 करोड़ रुपया खर्च होगा किस एम्बिशियस प्रोग्राम पे? कौन सा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है जो बिहार सरकार ने चलाया है, जिसमें जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं और जो टॉप ऑफिशियल हैं, अफसरशाही के जो लोग हैं, वो डिस्ट्रिक्ट्स में, विभिन्न जिलों में जाएंगे और वुमेन जो है, वहाँ की महिलाएं, उनको उनके अधिकारों के बारे में बताएंगे, उनकी सरकार की जो स्कीम्स हैं जिनका उन्हें लाभ मिल सकता है उससे अवगत कराएंगे। तो ये सब करेंगे। तो इसका नाम रखा है महिला संवाद। इसका नाम है महिला संवाद। तो ये इंटरेक्शन प्रोग्राम है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगा और ब्लॉक लेवल पे भी होगा। ब्लॉक लेवल पे भी होगा। इंडियन हॉकी टीम ने अभी अभी वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। तो हमने चाइना को हराया 1-0 के स्कोर से फाइनल में। ये कहाँ पे हुआ था टूर्नामेंट? ये राजगीर में हुआ था। राजगीर में हुआ था, ये ध्यान रखिए। और हमने चाइना को 1-0 से हराया, राइट। तो ये तीसरी बार है कि हमने वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीती। हमने 2016 में, फिर 2023 में और अब 2024 में भी इसको जीत लिया। इसमें तीसरे नंबर पे रहा जापान। जापान जो है वो तीसरे नंबर पे रहा, चाइना दूसरे नंबर पे रहा। पहली बार ये टूर्नामेंट 2010 में खेला गया था, तब इसको साउथ कोरिया ने जीता था और पिछले 2 साल से लगातार इसे हमने जीता है। तो राजगीर जो है बिहार, वहाँ पे ये टूर्नामेंट खेला गया। इसको एशियन हॉकी फेडरेशन ने करवाया। एशियन हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में है। कुआलालंपुर में लोकेटेड है। इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ, उन्होंने अनाउंस करी है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप टू एनहांस द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड डेवलप क्लाइमेट इन्फॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन 5 सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट्स अक्रॉस इंडिया। भारत के 5 जिले, उनमें जो सरकारी नीतियां हैं उनको एनहांस किया जाएगा, उनका विकास किया जाएगा। और क्लाइमेट इन्फॉर्म्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम यानी ऐसे निर्णय लेने में सरकार की हेल्प की जाएगी जिसमें क्लाइमेट के बारे में उनको इन्फॉर्म किया जाएगा। तो क्लाइमेट बेस्ड डिसीजन लिए जाएंगे। ये प्रोग्राम भारत के 5 शहरों में चलाया जाएगा। इसमें एक बिहार का है, वो कौन सा है? तो बिहार का जो शहर है इसमें वो है बेगूसराय जिला। बेगूसराय जिला। और भारत के जो 5 हैं वो कौन से हैं? तो धाराशिव महाराष्ट्र में, ओस्मानाबाद बोलते थे पहले, अब धाराशिव बोलते हैं। बेगूसराय बिहार, विरुधुनगर तमिलनाडु, बारन राजस्थान और बहराइच यूपी। बहराइच यूपी। तो ये जो प्रोग्राम है होलिस्टिक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्लाइमेट एक्शन पोर्शन, बेसिकली भारत में हम आकांक्षी जिलों में हम इसे चला रहे हैं और इंडसइंड बैंक इसमें पैसा खर्च रहा है। उनका ये CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम है। इज दैट क्लियर? तो इस पूरे प्रोग्राम को कार्यान्वित कौन करेगा? CSR ट्रस्ट फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इन इंडिया। ये पूरा प्रोग्राम जो है उसको ओवरसी करेगा। IIT गांधीनगर एक सोफिस्टिकेटेड, एक आधुनिक मॉनिटरिंग और अर्ली वार्निंग सिस्टम बना रहा है। गोरखपुर एनवायरमेंट एक्शन ग्रुप ये क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण करेगा लोकल ऑफिशियल्स का। तो इंडसइंड बैंक और यूनिसेफ ने मिलकर ये प्रोग्राम चलाया है। इसका मेन पर्पस है आपदा प्रबंधन। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, भारत का जो पर्यटन मंत्रालय है, उन्होंने पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो इसमें
कई शहर हैं भारत के जहाँ पे चलाया जा रहा है पायलट प्रोग्राम। पायलट प्रोग्राम होता है आप बड़े लेवल पे पूरे इंडिया में चलाने से पहले एक छोटी जगह पे उसे चला के देखिए, जिससे आपको उस प्रोग्राम में कोई कमी वगैरह है या आप उसको और बेहतर कैसे कर सकते हैं वो फीडबैक मिलता है। तो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पूरे इंडिया में कुछ शहर चूज़ किए गए हैं जहाँ पे चलाया जा रहा है। इनफैक्ट 6 डेस्टिनेशन है जहाँ चलाया जा रहा है। इनमें बिहार का कौन सा है? तो बिहार का है बोध गया। ये है क्या? पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी बेसिकली जो भी लोग घूमने जाते हैं उनका एक्सपीरियंस अच्छा बनाएंगे। ये टूरिस्ट फ्रेंडली पीपल ये होंगे। वहाँ पे जो टूरिस्ट आएंगे उनको ये लोकल चीज़ों के बारे में अवेयर करेंगे, कौन कौन सी अच्छी जगह है घूमने की वो सब बताएंगे। इस तरह की चीज़ें वो करेंगे, राइट। इससे लोकल लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। जो पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी हैं तो इन्हें रोज़गार वगैरह भी मिलेगा, राइट। और कैब ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर, रेलवे स्टेशन पे जो स्टाफ है, एयरपोर्ट पे जो स्टाफ है, बस स्टेशन, होटल स्टाफ, रेस्टोरेंट वर्कर, होम स्टे ओनर, टूर गाइड, मतलब इतने सारे लोग जब मिलते हैं तब जाके पर्यटन अच्छा होता है। तो उनका कौशल विकास पे भी सरकार ध्यान देगी। और पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी जो हैं एक तरह से एम्बेसडर की तरह काम करेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे, और उन्हें इस रिलेटेड ट्रेनिंग और पूरा मतलब सरकार इनको ट्रेन भी करेगी और फिर उन्हें वहाँ पे लगाएगी, अलग अलग जगह पे लगाएगी। तो अभी के लिए ये प्रोजेक्ट भारत में 6 जगह पे चलेगा। ओरछा मध्य प्रदेश, गंडीकोटा आंध्रा, बोध गया बिहार, आइजवाल मिजोरम, जोधपुर राजस्थान और श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार, जो कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। राजधानी पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम। तो अभी के लिए 3,000 लोगों को ट्रेनिंग मिली है जो इन 6 जगह पे जाएंगे। अब जैसे मान लीजिए बोध गया में कोई घूमने आता है टूरिस्ट, तो वो उनका एक्सपीरियंस अच्छा करने पे हेल्प करेंगे, उसको किसी तरह की दिक्कत ना आए, कुछ भी वो पूछना चाहें, वहाँ के लोकल चीज़ों के बारे में पर्यटकों को बताना, ये सब काम होगा। और अभी के लिए तो ये प्रोजेक्ट 6 जगह पे चलाया जा रहा है इन पे पायलट प्रोजेक्ट, लेकिन बाद में ये 50 जगह पे एक्सपेंड किया जाएगा पूरे इंडिया में। ठीक है, पूरे इंडिया में 50 जगह पे एक्सपेंड किया जाएगा। वो 50 जगह कौन सी है वो भी मैंने यहाँ पे लिखी है, लेकिन वो आपके लिए अभी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी के लिए पायलट जहाँ पे हो रहा है बस आप उतना याद रखिए। बाकी बिहार में बोध गया के अलावा नालंदा में भी ये चलाया जाएगा, लेकिन पायलट प्रोजेक्ट जिन 6 जगह पे चलाया जाएगा उनमें है बोध गया। अभी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है कि बिहार में दूसरा टाइगर रिजर्व बनेगा कैमूर डिस्ट्रिक्ट में। तो कैमूर टाइगर रिजर्व इसका नाम होगा। बिहार में एकमात्र टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो ये है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि पश्चिम चंपारण जिले में है, वेस्ट चंपारण। तो जो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 2 जिलों में फैली है, एक तो कैमूर और एक रोहतास। काफ़ी बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये। इनफैक्ट बिहार की सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 1504 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, एरिया है जिसमें फैली है। कैमूर के जो पहाड़ हैं वो भी इसी में आते हैं, विंध्याचल पहाड़ों का ही हिस्सा है ये। 1979 में सेटअप की गई थी कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और यहाँ पे रोहतासगढ़, शेरगढ़ के किले वगैरह भी आपको देखने को मिलेंगे। सोन नदी, दुर्गावती नदी वगैरह भी यहाँ अपना कैचमेंट एरिया अपवाह तंत्र बनाती हैं। इनफैक्ट यूपी में एक चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों कनेक्टेड हैं आपस में, राइट। दोनों जो हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये ध्यान रखना है, ये बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार के मुख्यमंत्री जी उन्होंने अभी अभी जो वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी राजगीर में हुई है उसका लोगो लॉन्च किया, और शुभंकर। तो आपको बताना है जो मैस्कॉट है उसका नाम क्या रखा गया। ये टूर्नामेंट जैसा मैंने बताया इंडिया ने चाइना को हरा के जीता, तो इसमें जो ये मैस्कॉट है ये है गुड़िया। ये जो मैस्कॉट है ये है गुड़िया। गुड़िया बिहार में यंग लड़कियों को बोल देते हैं, यंग अनमैरिड लड़कियों को बोल देते हैं। और ये एनिमल कौन सा है? तो ये है चिड़िया, यानी हाउस स्पैरो। हाउस स्पैरो, जो घर में हम नॉर्मल चिड़िया देखते हैं, तो ये वो एनिमल है, राइट। और इसका एक लोगो भी बनाया गया था। तो लोगो जो है उसमें बोधि ट्री को दिखाया गया है, बोधि वृक्ष उसको दिखाया गया है। और ये जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी ये 8वीं बार अभी अभी खेली गई थी, जिसको इंडिया ने जीता। दूसरा मेडिसिन अपडेट, BJMF कॉन। ये बिहार और झारखंड मेडिकल फोरम ने इसका आयोजन किया। इसमें बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह जो मेडिकल क्षेत्र के लोग हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ये कहाँ पे हुआ? इसमें बिहार और झारखंड के डॉक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया मेनली। ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। पहली बार ये जब हुआ था तो 2023 में हुआ था, तो दूसरी ही बार ये हुआ। तो इसमें वहाँ पे बिहार झारखंड में मेडिकल फ्रेटर्निटी जो है या मेडिकल जो इकोसिस्टम है हम उसको कैसे मजबूत कर सकते हैं उस बारे में चर्चा हुई। बिहार की सरकार ने बिहार राज्य का पहला ड्राई पोर्ट ये सेटअप करा है कहाँ पर? तो ड्राई पोर्ट जो है वो बीहटा, पटना का एक टाउन है, तो बीहटा वहाँ पे सेटअप किया है, राइट। इससे क्या होगा?
तो यहाँ पे ड्राई पोर्ट मतलब होता है वहाँ पे बहुत सारे वेयर हाउस बनेंगे, कार्गो फैसिलिटी होगी, लॉजिस्टिक्स के लिए, रसद सामान की आवाजाही के लिए बहुत सुगम हो जाएगा। तो ये चाहिए था ड्राई पोर्ट। ड्राई पोर्ट जो है एक लॉजिस्टिक्स फैसिलिटी होती है किसी भी समुद्री बंदरगाह या उससे दूर, एयरपोर्ट वगैरह के से दूर। तो ये बेसिकली क्या है ना, एक सी पोर्ट और जो इनलैंड रीजन है उनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। मैं जैसे आपको एग्जांपल दूं, मान लीजिए बिहार में जैसे गारमेंट्स हैं, लेदर प्रोडक्ट हैं, एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट हैं, ये बिहार काफ़ी एक्सपोर्ट करता है, राइट। अब हर जगह से बिहार में वो लाके एक जगह हमें रखने हैं जिससे हम तुरंत उन्हें हवाई रास्ते से या किसी और रास्ते से ट्रक्स वगैरह में लोड कर सकें, तो वो होता है ड्राई पोर्ट। तो इसमें जो कार्गो है बिहार के विभिन्न जिलों से वो एक जगह पे रखा जाएगा, तो बहुत तरह के वेयर हाउसेज होंगे यहाँ पे, बहुत तरह के गोडाउन्स होंगे यहाँ पे। तो इससे ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक्स का जो पूरा काम है वो आसान हो जाता है। और ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना है, यानी बिहार सरकार ने इसे, एक कंपनी है जिसका नाम है प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, उसके साथ मिलके सेटअप किया है। बिहार का राज्य का जो औद्योगिक विभाग है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट, उसने प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ मिलके इसे सेटअप किया है। तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो बिहार में बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे मखाना है, लीची है, जैसे टमाटर है, इवन पोटैटो, ये सब बिहार काफ़ी एक्सपोर्ट जो है कर रहा है आजकल। तो मकई, मेज़ जिसे कहते हैं, तो 11 जिले बिहार के ऐसे हैं जो मकई में हैं, स्पॉन्ज आयरन है, पैक्ड फूड, वेस्ट पेपर, न्यूज़ प्रिंट, इवन चावल, ये सब चीज़ें आजकल काफ़ी ज़्यादा बिहार एक्सपोर्ट कर रहा है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, जो हमारी आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति है, उन्होंने एक रेलवे प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज का बिहार में अप्रूव करा है। इसमें नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, दरभंगा और सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर सेक्शन, इनमें जो रेलवे लाइन है उनको डबल किया जाएगा। इसमें टोटल 256 किलोमीटर की रेलवे लाइन की डबलिंग होगी। इसमें टोटल खर्चा कितना आएगा, तो 4,553 करोड़ रुपए का जो खर्चा है वो इसमें आएगा। और जो हमारी कैबिनेट मामलों की जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति होती है, तो उसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री मोदी करते हैं। तो 2 प्रोजेक्ट हैं जो उन्होंने अप्रूव करे हैं। पहला जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, और दूसरा एक आंध्र प्रदेश में एक था, उसमें भी नई रेलवे लाइन बिछानी थी। तो लेकिन ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसमें खर्चा होगा 4,553 करोड़ रुपए। फिर से कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इन्होंने 12 नए प्रोजेक्ट प्रपोजल अभी नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत अप्रूव करे हैं। तो आपको ये बताना है इन प्रोजेक्ट्स में कितना खर्चा आएगा। कहने का मतलब ये है, भारत में 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बनेंगे। देखिए, आपने नॉर्मल स्मार्ट सिटी तो सुना होगा, भारत में 100 स्मार्ट सिटी बनने वाले हैं, बन रहे हैं, कुछ बनने वाले हैं। इनको कौन चला रहा है, हमारा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। 100 स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, वो एक अलग है। लेकिन 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी बन रहे हैं, यानी ऐसे स्मार्ट सिटी जो जो ब्राउनफील्ड हैं। ब्राउनफील्ड मतलब पहले से हैं, मैं ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी की बात नहीं कर रहा। ग्रीनफील्ड भी हमने बनाए हैं, जैसे ढोलेरा बनाया है हमने, जैसे एक AURIC बनाया है, औरंगाबाद में बनाया है, AURIC स्मार्ट सिटी बनाया है, राइट। तो ये पहले नहीं थे, ये हमने स्पेशल इंडस्ट्रीज़ के लिए बसाए हैं, जैसे ढोलेरा गुजरात में या AURIC है महाराष्ट्र में, इस तरह के, उनकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। जैसे ग्रेटर नोएडा हमने बसाया पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, तो वो है ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। मैं ब्राउनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी की बात कर रहा हूँ। तो वो 12 बनेंगे। तो इनमें खर्चा कितना आएगा, इसमें खर्चा कितना आएगा, और प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना इनको बल देगी। तो इसमें जो खर्चा जो अनुमानित है इनको बनाने में, वो होगा 28,602 करोड़ रुपए। 28,602 करोड़ रुपए। 10 राज्य हैं टोटल और 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी हैं। तो ये इन 12 इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी कौन कौन से हैं, उत्तराखंड में खुरपिया, गया, बिहार में गया, तो गया बनेगा इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी। पंजाब में राजपुरा से पटियाला, उसके बाद जहीराबाद करके एक जगह है तेलंगाना में, इनके सबके नाम आपको पता होने चाहिए। महाराष्ट्र में डीगी, आंध्र प्रदेश में ओरवक्कल और कोपरथी, राजस्थान में जोधपुर पाली, केरल में पलक्कड़, और यूपी में आगरा और प्रयागराज। आगरा और प्रयागराज, तो ये हैं वो 12। यहाँ पे बहुत सारे MSMEs भी सेटअप किए जाएंगे, और हमारा जो टारगेट है कि हमें एक्सपोर्ट्स इंडिया से बढ़ाने हैं, उन सब पे फोकस किया जाएगा। तो हमें एक्सपोर्ट्स का क्या टारगेट रखा है इंडिया की सरकार ने, $2 ट्रिलियन गुड्स एंड सर्विसेज हमें एक्सपोर्ट करने हैं 2030 तक।
जिसमें $1 ट्रिलियन होना चाहिए गुड्स और $1 ट्रिलियन होना चाहिए सर्विसेज, यानी उत्पाद और सेवाएं। टोटल $2 ट्रिलियन 2030। बिहार की सरकार ने अभी अभी 1347 करोड़ रुपए के लागत के साथ नींव रखी एक कौन सी नदी है उसका रिवर वाटर फॉर ड्रिंकिंग इन औरंगाबाद, दिहरी एंड सासाराम। इन जगह पे इस नदी का जो पानी है वो पीने के लिए यूज होगा। तो ये नदी कौन सी है? ये नदी है सोन नदी। तो आंसर है सोन नदी। आंसर है सोन नदी, राइट। तो ये ध्यान रखना है आपको। और इनफैक्ट बिहार में एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी बताऊंगा। सोन नदी अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक की जो पहाड़ी है वहाँ से निकलती है और फिर गंगा में मिलती है, राइट। आप ये कह सकते हैं कि यमुना के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा नदी की। इसकी लंबाई लगभग 784 किलोमीटर है। और तो सोन नदी का एक ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है जिसमें खर्चा होगा 1347 करोड़ रुपए और ये प्रोजेक्ट 2 साल में पूरा होगा। इसके अलावा बिहार में एक प्रोजेक्ट चलता है जिसको जीविका कहा जाता है। जीविका, बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट, यानी बिहार ग्रामीण रोजगार प्रोजेक्ट। बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रोजेक्ट जिसका नाम है जीविका। इसमें अभी अभी इस प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक फंड करता है, एक तो आप ये समझ लीजिए। तो इस प्रोजेक्ट में भी ऑलमोस्ट 74 करोड़ के आसपास डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार का पहला स्पोर्ट्स अकेडमी और बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उनका उद्घाटन किया। कहाँ पे? तो ये सेटअप किए गए हैं राजगीर में। तो आंसर है राजगीर। और ये बिहार की पहली स्पोर्ट्स अकेडमी है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। 29 अगस्त के दिन इसका उद्घाटन किया गया, जो कि मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है, महान हॉकी खिलाड़ी। हम इसे नेशनल स्पोर्ट्स डे, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो 90 एकड़ जमीन पे ये प्रोजेक्ट हुआ है। 740 करोड़ रुपए का खर्चा जो है इसमें आया है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाने में। और 24 खेल यहाँ पे उनकी ट्रेनिंग पॉसिबल हो पाएगी, राइट। इनफैक्ट नीतीश कुमार ने 2007 में अनाउंस किया था पहली बार कि स्पोर्ट्स अकेडमी बनेगी राजगीर में। और इसमें क्रिकेट स्टेडियम भी होगा, और एक तो बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है और 8 छोटे स्टेडियम है। एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी भी है और ट्रेनिंग सेंटर है। जो मेन स्टेडियम है उसमें 50,000 लोग बैठ पाएंगे और जो छोटे स्टेडियम है 8, उनमें 10,000 लोग जो हैं वो बैठ सकते हैं। इसके अलावा फिटनेस सेंटर, जिम, स्पोर्ट्स रिसर्च सेंटर, ये सब चीज़ें भी यहाँ पे होंगी। और रही बात बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की, तो बिहार स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जुलाई 2021 में अप्रूव की गई थी और फाइनली अब ये 3 साल के बाद बन के तैयार हो गई है। हमारे केंद्रीय मंत्री KR नायडू, जो कि हमारे नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, इन्होंने डिजी यात्रा सुविधा 9 एयरपोर्ट पे और जोड़ी है, शुरू करी है। इस फैसिलिटी को कौन लागू करता है? तो डिजी यात्रा फाउंडेशन करती है इसे इम्प्लीमेंट। ये एयरपोर्ट कौन से हैं मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए पटना एयरपोर्ट पे भी डिजी यात्रा स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा विशाखापट्टनम वाला है, कोयम्बटूर, डबोलिम, इंदौर, बागडोगरा, रांची, भुवनेश्वर और रायपुर। तो ये 9 एयरपोर्ट हैं जिन पे ये फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। डिजी यात्रा फैसिलिटी सबसे पहली बार भारत में 3 एयरपोर्ट्स पे स्टार्ट हुई थी। ये फेशियल रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करती है। आप अपने चेहरे से ही लॉगिन करते हैं, चेक इन करते हैं, फ्लाइट में बोर्डिंग करते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी 1 दिसंबर 2022 को इंडिया में स्टार्ट हुई थी। उस समय 3 एयरपोर्ट्स पे हुई थी। दिल्ली एयरपोर्ट यानी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वाराणसी एयरपोर्ट यानी जो यूपी में वाराणसी एयरपोर्ट है, लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट, और बेंगलोर एयरपोर्ट यानी केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट कर्नाटका। तो 3 में हुई थी, राइट। तो उसके बाद ऐसे होते होते टोटल 15 एयरपोर्ट पे ये स्टार्ट हुई। अब 9 और जोड़ दिए गए हैं। तो आज की तारीख में भारत में 24 एयरपोर्ट ऐसे हैं जहाँ पे डिजी यात्रा फैसिलिटी चल रही है। और डिजी यात्रा फैसिलिटी को लागू कौन करता है? डिजी यात्रा फाउंडेशन। ये कंपनी बनाई गई थी, नॉन फॉर प्रॉफिट कंपनी। इसकी ओनर है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और भारत के 5 एयरपोर्ट। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हिस्सा है 26% और बाकी 74% जो है वो 5 एयरपोर्ट्स का है। 14.8% सबका ईच। समझ में आया आपको? ये 5 एयरपोर्ट कौन से हैं? तो हैदराबाद, कोचीन, बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली। तो ये डिजी यात्रा फाउंडेशन जो कंपनी है, इसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का हिस्सा है 26% और बाकी जो 5 एयरपोर्ट है उनका हिस्सा है मिला के 74%। 74%। ये था हमारा बिहार का जो करंट अफेयर है उसका भाग 1। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइए। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं भाग 2, 3, 4, 5 सब जल्दी से जल्दी लेकर आऊँगा, क्योंकि एग्ज़ाम भी आने वाला है। और वीडियो अच्छा आपने अगर काफ़ी मेहनत से देखा है
तो चलिए, मुझे कुछ जो सवाल हैं मैं आपसे पूछूंगा। 2 सवाल पूछ रहा हूँ, उनके आंसर आपको कमेंट्स में लिखने हैं। सबसे पहला तो ये कि बिहार का पहला जो ड्राई पोर्ट बना है वो किस जगह पे बना है, मुझे एकदम एग्जैक्ट लोकेशन आपको बतानी है, राइट। दूसरा, बिहार में बेगूसराय में इंडसइंड बैंक ने किस संस्था के साथ मिलकर आपदा प्रबंधन के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया है। समझ गए सवाल को। और मेरा तीसरा और अंतिम सवाल, बिहार में जो दूसरा टाइगर रिजर्व बन रहा है वो किस जिले में बन रहा है, उसका नाम क्या है और वो कौन से जिलों में बन रहा है, ये भी आपको बताना है। और मिलते हैं बहुत जल्दी भाग 2 में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।